साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आरएस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो इस बारे में है कि जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। दरअसल इनको 21 मार्च 2024 को अरेस्ट किया गया था। आप सभी जानते हैं कि जो मामला था वो शराब नीति से संबंधित था। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो इसी से संबंधित है कि अंतरिम जमानत क्या है, साथ ही इनको किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। यानी कि दिल्ली की जो शराब नीति आई थी जिसके तहत कई मंत्रियों और सीएम को गिरफ्तार किया गया था, वो दरअसल नीति क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी चर्चा के बिंदु है वो है कि खबर क्या है और दिल्ली की शराब नीति क्या थी और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों पर क्या आरोप लगाए गए थे ईडी के द्वारा। साथ ही जो अब सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत दी गई है, वास्तव में वो किस प्रकार की जमानत है, किसे कहते हैं, और चुनाव प्रचार करना क्या कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। यानी कि किसी को चुनाव के प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल दिया जाना, क्या ये एक संवैधानिक अधिकार है, क्या ये समानता के अधिकार के खिलाफ है। और ये जो हमारे प्रश्न पत्र है ये सामान्य अध्ययन भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पेपर 2 से संबंधित है। दरअसल खबर ये है कि दिल्ली के जो सीएम हैं इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आबकारी नीति, जो शराब नीति आई थी, उसके तहत इनको अंतरिम जमानत दी गई है 1 जून तक। इसमें कोर्ट ने कहा है कि भारतीय चुनाव जो हैं ये 5 साल में एक बार होते हैं, ये कोई 4-5 महीनों में होने वाली कोई खेती की फसल नहीं है। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक स्पेशल केस मानते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल को इससे राहत दी है। साथ ही उन्होंने कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि अगर आप इन शर्तों का पालन करते हैं तभी आपको ये अंतरिम बेल दी जाएगी। एंटीसिपेटरी बेल अलग है, अंतरिम जमानत दी जाएगी। ठीक है, तो अंतरिम जमानत जो है ये आधिकारिक कर्तव्यों का पालन या फाइलों पर कोई हस्ताक्षर ना करने की शर्त के साथ दी गई है। ठीक है, साथ ही इसमें ईडी ने कहा है, ईडी के जो वकील थे उन्होंने हलफनामा दायर करके कहा है कि चुनाव प्रचार करना ना तो संवैधानिक अधिकार है और ना ही कोई कानूनी या मौलिक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यदि अरविंद केजरीवाल को ये राहत दी गई है तो वो इसके खिलाफ है। ठीक है, और न्यायालय के द्वारा ये एक स्थायी जमानत नहीं दी गई है। इनको 1 जून के बाद बिना किसी वारंटी के इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि बिना किसी वारंट के इनको गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। तो अब जानते हैं हमारा पहला पॉइंट कि शराब नीति क्या थी जिसके चक्कर में इन सबको गिरफ्तार किया गया था। दरअसल नवंबर 2021 में ये शराब नीति आई थी और पहले की जो नीति थी उसके अकॉर्डिंग जो शराब की बिक्री थी उसका पूरा जो टेंडर था वो सरकार संभाला करती थी। यानी कि शराब की बिक्री और उसकी जो भी टेंडर हुआ करते थे, लाइसेंस जो प्रोवाइड करती थी सरकार, वो सब काम सरकार के द्वारा ही किए जाते थे। अब नई नीति जो है, जो कि 2021 में सीएम केजरीवाल लेके आते हैं, आम आदमी पार्टी लेके आती है, वो ये थी कि इसमें शराब का निजीकरण किया गया था। यानी कि अब जो शराब है वो सरकारी हाथों से निकलकर अब प्राइवेट हाथों में आ गई थी। इसका मेन मकसद ये था कि इससे क्या है, जो राजस्व है सरकार का उससे बढ़ोतरी हुई, क्योंकि जब सरकार ही सारे काम संभालेगी तो एक तरह से उस पर बोझ भी पड़ेगा, अतिरिक्त कार्यभार भी होगा, साथ ही उसके मैनेजमेंट पर भी अलग खर्चा आएगा। तो ये सब क्या किया, इस नीति के तहत जितने भी जो शराब के टेंडर थे, लाइसेंस वगैरह जो भी प्रक्रिया हुआ करती थी, उन सब में सरकार के द्वारा इसमें छूट दे दी गई। साथ ही दिल्ली में शराब के लिए 32 जोन बनाए गए जिसमें 27 दुकानें होंगी। मतलब हर एक जोन में 32 जोन थे टोटल और हर एक जोन में 27 दुकानें शराब की खोली जाएंगी। इसका मकसद ये था कि जो शराब माफिया लोग छुप छुप कर करते हैं, क्यों ना प्राइवेट एंटिटी के हाथों में ही इसका काम संभाल दिया जाए, और जिससे क्या है कालाबाजारी भी नहीं होगी, लोग चोरी छिपे भी कोई शराब का व्यापार नहीं करेंगे।
साथ ही राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी और लोगों को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाए, क्योंकि जब सरकारी काम होता है तो उसमें किसी न किसी तरह का कोई विलंब हो ही जाता है, क्योंकि सरकार कितने काम संभाले, बहुत सारे काम होते हैं। तो इसी तरह से सरकार ने ये सोचते हुए ये इस शराब का निजीकरण कर दिया। साथ ही जो लाइसेंस होता है, जो शराब के ठेके दिए जाते हैं, उसको लेकर जो लाइसेंस की प्रक्रिया होती है उसको भी थोड़ा इजी कर दिया। और एक अधिकार और भी दिया गया, ये जो दुकानदार थे ये अपने हिसाब से जो एमआरपी होती है शराब की वो डिसाइड कर सकते थे। तो ये थी पूरी नीति। अब इसके तहत ही इस पर जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने इस मामले की तफ्तीश की और उन्होंने जब पड़ताल की तो उन्होंने इस तरह की कोई रिपोर्ट पाई कि भाई ये जो अधिकारी हैं दिल्ली के, ये इस तरह से राजस्व में एक तरह से घाटा हो रहा है। तो सबसे ज्यादा फायदा जो है वो दिल्ली के अधिकारियों को हुआ है। तो इस मामले में ईडी की छाप पड़ती है और इसके तहत ही ईडी उनको गिरफ्तार कर लेती है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर केस जाता है। दरअसल जब ईडी में कोई मामला चलता है तो सबसे पहले वहां पर सुप्रीम कोर्ट से पहले ट्रायल कोर्ट में जाना जरूरी होता है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल है इन्होंने अपनी जो जमानत याचिका है वो सीधी सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। तो अब ईडी का ये कहना था कि इन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटकाया, पहले ट्रायल कोर्ट में इनको ट्रायल करना था, कई दिनों तक इन पर ट्रायल चलना था। बाद में जब इनकी ट्रायल पर पूरी तफ्तीश हो जाती उसके बाद में यदि ये संतुष्ट नहीं होते ट्रायल कोर्ट के फैसले से तब इनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना था। तो अब इनको जो अंतरिम बेल दी गई है वो है क्या, दरअसल भारतीय दंड संहिता के अनुसार आरोपी या दोषी को कुल 3 तरह की जमानत दी जाती है और संविधान में जीवन का जो अधिकार है वो सबसे बड़ा माना गया, यानी कि व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन पर किसी भी तरह की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आर्टिकल 21 इस चीज की गारंटी हमें देता है, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, तो इसका हवाला देते हुए संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से, गरिमापूर्ण जीवन अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत कुछ कानूनी प्रावधान किए गए हैं जमानत से रिलेटेड। और जमानत जो है वो भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग 3 तरह से दी जा सकती है। एक तो होती है अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई गंभीर अपराध कर दिया है और उसको लगता है कि पुलिस जो है उसको इस मामले में आने वाले समय में कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, तो वो गिरफ्तारी से पहले ही जाकर कोर्ट में अपनी अर्जी लगा सकता है जमानत की। उसे बोलते हैं अग्रिम जमानत, यानी कि कोई उसने इस तरह का अपराध किया है जो कि गैर जमानती अपराध की श्रेणी में काउंट किया जाता है। तो जब उसे पता है कि मान लीजिए आने वाले 2 दिन में उसे गिरफ्तार करेगी तो वो 1 दिन पहले ही जाकर जमानत याचिका लगा देता है। तो इस प्रकार की याचिका जो है वो सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एडवांस में ही बेल मिल जाती है, जिसमें पुलिस की गिरफ्तार करने से पहले व्यक्ति जमानत पर रहता है, यानी कि गिरफ्तारी नहीं होती उसकी। दूसरी जो बेल है वो होती है नियमित बेल, यानी कि जब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, यानी कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो जेल में बैठा है तो जेल में वो खुद लगा सकता है, खुद तो जेल में तो उसके कोई परिचित लगा सकते, परिवार वाले याचिका लगा सकते हैं जमानत की। और ये जो जमानत की याचिका है ये सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत लगाई जाती है। तो जो अग्रिम जमानत है वो 438 के तहत आती है और जो नियमित जमानत है वो आती है 437 और 439 के तहत। अब जो केजरीवाल जी को जो जमानत दी गई है वो है तीसरे टाइप की। इसमें यह होता है कि जब व्यक्ति को नियमित जमानत के लिए अर्जी लगा रखी लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है और यदि कोई इस तरह का कोई कार्य है, जिस तरह से अब इलेक्शन चल रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन है, तो ये एक बहुत ही बड़ा, कह सकते कि लोकतंत्र का बहुत ही बड़ा त्योहार है। तो ये एक आम घटना नहीं है, 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं। तो इसके तहत व्यक्ति को उसकी अंतरिम जमानत दी जाती है, यानी कि उसकी रेगुलर जमानत से पहले ही उसको कुछ दिन के लिए कुछ शर्तों के साथ कोर्ट जो है जमानत देती है। और सुनवाई के बाद, यदि मान लीजिए सुनवाई के बाद किसी व्यक्ति की जो रेगुलर बेल है वो खारिज हो जाती है तो उसको अंतरिम बेल भी नहीं मिलती, यानी कि जो केजरीवाल है इनकी जो नियमित बेल की अर्जी लगाई गई है उसमें अभी पेंडिंग है, उस पर केस में अभी मामला आया नहीं है, सुनवाई जारी है।
तो अभी वो कैंसिल नहीं हुए, तो इसमें उसको अंतरिम बेल दे दी गई, यानी कि समय से पहले ही जब उनको जमानत दे दी जाती है तो उसे कहते हैं अग्रिम जमानत, अंतरिम जमानत। और जमानत देते समय कोर्ट जो है वो कुछ शर्तें लगाती है, जैसे कि अब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है तो उन्होंने कहा है कि यदि आप इन शर्तों का पालन करते हैं तभी आपको जमानत दी जाती है, आपकी नियमित बेल से पहले ही। और इसकी अवधि समाप्त होने के बाद व्यक्ति को बिना वारंट के ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ये कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। साथ ही एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में 2009 में, जिसका नाम था लाल कमलेंद्र प्रताप सिंह बनाम यूपी राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि यदि कोई ऐसा केस होता है जिसमें अंतिम जमानत के आवेदन के निपटारे तक अंतरिम जमानत है वो दे दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। जब उस तक सुनवाई होती है, जब उसकी सुनवाई होती है व्यक्ति अपराधी है या नहीं, वो उस पर केवल उसकी पूरी कार्रवाई के बाद ही साबित हो पाता है। तो यदि उसको किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होती है। तो ऐसे केस में यदि किसी ने नियमित बेल लगा रखी लेकिन उसमें टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा 5-6 महीने का, लेकिन उसको पहले यदि भेजना चाहती है कोर्ट तो उसको अंतरिम जमानत दे सकती है। ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। अब तीसरा सवाल जो है वो यहाँ पर ये उठता है कि केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत दी गई है इसमें शर्त क्या क्या है, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, साथ ही आप अपने मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, ठीक है, और मौजूदा किसी भी मामले में आप कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने चुनाव का, लेकिन मौजूदा केस से जुड़े किसी भी गवाह से आप नहीं मिलेंगे और इनसे जुड़ी जो फाइलें हैं वो भी आप नहीं देंगे, ठीक है, और किसी भी फाइल पर आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक गवर्नर के अप्रूवल के लिए वो जरूरी ना हो, यानी कि गवर्नर के अप्रूवल के बिना आप उस पर साइन नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं, तभी इनको अंतरिम जमानत दी गई है। अब जो हमारा मुख्य प्रश्न है वो ये है, क्या चुनाव प्रचार में शामिल होना व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है? ये तो सीएम है दिल्ली के, क्या एक आम आदमी को चुनाव प्रचार में शामिल होना एक मौलिक अधिकार के तहत उसको रिहा किया जा सकता है? तो दरअसल जो भारत का संविधान है इसमें हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ज्यादा का है वो अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाकर वोट डाल सकता है, यानी कि जो वोटिंग का राइट है वो हमारा क्या है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और जो व्यक्ति 25 साल का है वो चुनाव लड़ सकता है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो एमएलए एमपी का चुनाव लड़ने का अधिकार रखता है। तो यानी कि वोट डालने का और चुनाव लड़ने का जो हमारा अधिकार है वो है हमारा संवैधानिक अधिकार। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को जेल में 2 साल से ज्यादा हो गए हैं सजा पाए हुए, तो जिस व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं सजा पाए हुए वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। और जेल में बंद 2 साल से यदि कम सजा वाला व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ सकता है। यानी कि पहली शर्त ये है कि कोई व्यक्ति जेल में है लेकिन उसको ज्यादा समय नहीं हुआ है तो वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसको यदि मान लीजिए 2 साल से ज्यादा हो चुका है और वो चाहता है कि वो इलेक्शन लड़े तो वो नहीं लड़ सकता है। साथ ही यदि किसी कैदी का अंडर ट्रायल चल रहा है, यानी कि अभी उस पर सुनवाई चल रही है, तो वो वोटिंग नहीं कर सकता। यानी कि किसी कैदी पर अभी कोई कार्रवाई चल रही है, अंडर ट्रायल है, तो वो वोट जाकर नहीं दे सकता है। और चुनाव प्रचार में शामिल होना ये कोई हमारा ना तो संवैधानिक अधिकार है ना ही मौलिक अधिकार है। तो किस बात के तहत जो अरविंद केजरीवाल है इनको जमानत दी गई है? ईडी ने सवाल उठाया है कि ना तो ये मौलिक अधिकार है, ना ही कानूनी, ना ही संवैधानिक, तो फिर इस तरह से एक आम आदमी और सीएम में भेदभाव करना क्या जायज है? तो इस पर जो हलफनामा दायर किया गया था ईडी के द्वारा, उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत का जो संविधान है वो किसी के साथ भेदभाव की आज्ञा नहीं देता है, यानी कि कानून के समान सभी क्या है, समान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बात की बात कही गई है कि
केजरीवाल का जो मामला है वो कोई साधारण मामला नहीं है। ये कोई आदतन अपराधी नहीं है कि चलते फिरते डेली अपराध करते रहते। ये भैया दिल्ली के सीएम हैं, चुने हुए, इनको जनता ने खुद चुना है। और जब जनता चुनती है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये जनता की खुद की एक तरह से कह सकते हैं सहमति है। और यदि हम इनको एक तरह से जेल में रखते हैं तो यानी कि जनता की मर्जी के खिलाफ हम जा रहे हैं। और प्रचार करना भले ही कोई राइट ना हो, लेकिन ये चुनाव प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दिल्ली के पदेन सीएम है जिसको सीएम पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है, भले ही ये कोई संवैधानिक अधिकार ना रखते हो। तो इस तरह से जो अरविंद केजरीवाल है, इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम बेल राहत दी गई है। अब आगे क्या हो सकता है? आगे ये होगा कि 1 जून के बाद इनको सरेंडर करना होगा वापस जाके, और यदि नहीं करते हैं तो इनको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। याचिका पर सुनवाई जो है वो आगे भी जारी रहेगी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इनकी जो गिरफ्तारी है इसको गलत बता दे कि इनको गलत तरीके से ईडी ने गिरफ्तार किया है। दूसरी ये हो सकता है कि इनकी जो गिरफ्तारी है वो सुप्रीम कोर्ट में सही साबित हो जाए, यानी कि ईडी का पक्ष मजबूत हो जाए। तीसरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो वापस से इसको निचली कोर्ट में भेज सकता है। तो ये था हमारा आज का सेशन की जो अरविंद केजरीवाल है, इनको अंतरिम जमानत किस तरह से दी गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया है, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।